कमिंग बैक टू कैपेसिटर, इसमें हमने देखा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें कितनी वैल्यू आ गई थी कि बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, CE² दिया था। बिकॉज कि हमने देखा था कि इसमें करंट में देखा था कि पावर गिवन बाय द बैटरी अगर लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है I इंटू डेल्टा वी लिखा जाता है। याद आया क्या? इसी तरह से अगर एनर्जी गिवन बाय द बैटरी लिखा जाए तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू डेल्टा वी लिखा जाता है। बिल्कुल हमने करंट में किया हुआ था ये सारे काम। जब करंट में पावर टर्म से टॉपिक देखा था उसमें हमने देखा था कि बैटरी के थ्रू या किसी भी डिवाइस के थ्रू, बैटरी छोड़ दो, किसी भी डिवाइस के थ्रू अगर हम देखें तो उसमें कह सकते हैं पावर जो प्रोड्यूस लिखी जाती है, पावर जो उसने यूज़ किया हुआ है वो लिखा था I इंटू डेल्टा वी। चाहे वो कोई भी डिवाइस हो, किसी भी जनरल के लिए लिखा था, वो रजिस्टर के लिए नहीं लिखा था, सभी के लिए लिखा हुआ था। दूसरी बात कि I इंटू डेल्टा वी तो हो गया, और अगर वहाँ पर चार्ज फ्लोन Q है तो वहाँ से जो टोटल एनर्जी लिखी जाएगी वो होगी Q इंटू डेल्टा वी लिखी जाएगी। तो सेम फंडे से मैंने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ है Q तो बैटरी से कितना चार्ज गया हुआ है, एंड डेल्टा V तो वो बन चुका है बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हमने E लिखा था। तो यहाँ से आ चुका है Q इंटू E, और ये बन चुका है Q की वैल्यू तो CE आ गई थी पहले ही, CE² बन चुका है टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो मुझे पता है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर वो मालूम है कि यार बैटरी के अक्रॉस E है तो वही का वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस बनेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, सिंपली हाफ CE² कर दिया, हाफ CE² कर दिया, हाफ CV² करते ना उसकी जगह हाफ CE² कर दिया। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी बन गया। तो वर्क डन बाय बैटरी है CE², एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है हाफ CE²। तो यहाँ से जो पावर एनर्जी लॉस बनेगा दैट इज हाफ CE², और ये किसकी वजह से बना, दिस इज burst of charge just after connection, because accelerated charges emit radiation। किसने बताया था ये? मैक्सवेल बाबा ने बता के गए थे। कहाँ पर यूज़ किया था? एटॉमिक में भी यूज़ किया था। कहाँ पर यूज़ किया था? इसके अलावा एक्सरे में भी यूज़ किया था, कंटिन्यूस एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह से हमारे पास बन चुका है टोटल एनर्जी लॉस दैट इज इक्वल टू हाफ CE²। नाउ हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले तो वही है, कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मैंने कर दिया। लेट से दिस कैपेसिटेंस इसका है C1, लेट से इसका है C2, लेट से है इसका है C3, और शुरू में ये अनचार्ज कंडीशन में लिए, और ये बैटरी मैंने इस तरह से लिया, और यहाँ पर ये स्विच है और स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी E कर दी। नाउ अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या रहा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास बना, यानी कि ये C1 C2 C3 बना, C1 C2 C3 बना, उसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे कहा जाए। तो याद करो करंट को, करंट के लिए कुछ कंडीशंस मैंने लिखवाई थी कि दो रजिस्टर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो किस प्रकार से उन्हें सीरीज कहा जाता है, मतलब क्या पैरामीटर्स है जिन्हें चेक किया जाए कि वो सीरीज कहा जाएगा। लिखवाया था ना बढ़िया से।
क्या था बोलो यार? सीरीज कॉम्बिनेशन बड़ी आसान सी चीज़ है। ठीक है, और पीछे पलट के बता दो, कम से कम याद तो रहेगा तुम लोगों को। और ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। मैं अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता हूँ, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता हूँ, तो क्या मैं C1 को मतलब टच किए बिना क्या ए से बी तक पहुँच सकता हूँ क्या? मतलब C1 से कोई पंगा लिए बिना, C1 को क्रॉस किए बिना क्या मैं ए से बी तक जा सकता हूँ क्या? अरे बोलो बाबा, नहीं आ सकते। सिमिलरली C2 से बोल सकते हैं क्या? क्या C2 को अगर छोड़ दिया किसी भी तरीके से, मैं क्या C2 को अवॉइड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। सिमिलरली C3 को भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो पहली बात तो कि तीनों में करंट सेम होगा, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर तीनों अगर सीरीज़ में है तो इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए तीनों को ट्रैवल करना ही पड़ेगा, तीनों को क्रॉस करना ही पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते किसी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब देखो बैटरी कनेक्ट कर दिया तो बैटरी चार्ज फ्लो करवाएगा। तो यहाँ पर बैटरी का हायर पोटेंशियल मुझे इधर दिख रहा है, लोअर पोटेंशियल इधर दिख रहा है। बताइए बैटरी चार्ज किस तरह से फ्लो करवाएगी? अपने मतलब इसके करंट, इसमें जो चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल में घुसेगा कि हायर पोटेंशियल में घुसेगा बैटरी में? बैटरी में करंट इस तरह से ये एंटर करवाने की कोशिश करेगा। अब करंट ऐसे करेगा तो बैटरी खुद चार्ज प्रोड्यूस करती है क्या? नहीं करती है। बैटरी एक पॉइंट से चार्ज लेगी, दूसरे में फ्लो करवा देगी। इसका मतलब अगर करंट इधर गया तो इसका मतलब चार्ज भी ऐसा ही फ्लो किया होगा। इसका मतलब कह सकता हूँ कि क्यू चार्ज इस प्रकार से फ्लो किया होगा, क्यू चार्ज इस प्रकार से फ्लो किया होगा। अब क्यू चार्ज यहाँ से आया तो इसका मतलब जहाँ से क्यू चार्ज प्रोड्यूस हुआ वहाँ पर माइनस क्यू छोड़ के निकला होगा। अगर ये क्यू चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हुआ, मुझे पता है सारी चीज़ें न्यूट्रल थी, तो अगर क्यू चार्ज ऐसे जाता हुआ दिखा तो जहाँ से ये टच मतलब निकलता हुआ होगा चार्ज, वहाँ पर कितना होगा? माइनस क्यू, ताकि मिला के ज़ीरो हो जाए नेट चार्ज। तो यहाँ पर इस प्लेट से ये चार्ज निकला होगा और ये मैंने कह दिया माइनस क्यू। समझे? और किस प्लेट पे प्लस क्यू किस पर आएगा बोलो? हाँ जी, C1 की लेफ्ट वाली प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो सर अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज आया तो C1 की ये ऑपोजिट वाली प्लेट जो दूसरी प्लेट है उस पर कितना चार्ज आएगा? क्यों माइनस क्यू आएगा? -2Q क्यों नहीं? हाँ तो कर देता ना नेट चार्ज 0, -2Q कर दो उसको, नेट चार्ज तब भी 0 हो जाएगा। पूरे सिस्टम का करना है, एक प्लेट का नहीं करना आपने। फाइनली जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, कंप्लीटली चार्ज हो गया, तो उस कंडीशन में फाइनली जब वो चार्ज हो चुका है तो उसे फर्दर चार्ज आएगा क्या उसके अंदर? अरे यार कुछ तो बोल दिया करो, ऐसे मरे हुए से बैठे रहते हो। कि अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर मैं कहता हूँ, जैसे हमने कल भी देखा था, कहाँ गया, इसमें कितना चार्ज आ गया था? CE आ गया था, CE चार्ज आ गया था। अब CE चार्ज आ गया तो बताओ कि फर्दर अब और चार्ज आएगा क्या इसमें? हे भगवान, अरे बोलो, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा?
बोलो बाबा। बरोबर, बैटरी का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल जब बराबर हो गया तब तक चार्ज फ्लो करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद चार्ज फ्लो करना रुक जाएगा, और चार्ज फ्लो करना रुक गया इसका मतलब जो चार्ज जहाँ था वहाँ का वहाँ रुक चुका है, और वहाँ का वहाँ अगर रुक चुका है तो मुझे बताइए कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है कि नहीं है। फाइनली कह रहा हूँ, जब करंट आया तब की नहीं कह रहा, जब फाइनली चार्ज जितना हो चुका है तब की कह रहा हूँ कि चार्ज क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है या नहीं है फाइनली। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है तो क्या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सीखी हुई चीज़ें थी उसको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। याद करो, आमने सामने प्लेट्स रखी हुई है मैंने, ये मान लो इधर और ये मान लो इधर। तो आमने सामने प्लेट्स रखी हुई हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया अगर ये जो चार्ज डेंसिटी आ गई थी आमने सामने की, वो क्या आ गई थी? इक्वल एंड ऑपोजिट आ गई थी। इसको अगर सिग्मा लिखा था तो इसको मैंने लिखा था माइनस सिग्मा। याद आया क्या? ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि भैया इस प्लेट पर अगर क्यू चार्ज आया तो इसका मतलब यहाँ पर इस प्लेट पर माइनस क्यू आना पड़ेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बनेंगे। क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक से पता लगा था, गॉस लॉ निकाला था अपन ने, गॉस लॉ की मदद से किया था। समझे क्या? अब देखो, मैं इसको ये कलर करता हूँ। ये एक पिंक प्लेट दिखी आपको और ये दूसरी पिंक प्लेट दिख रही है आपको, ठीक है। ये आपस में तो जुड़े हुए हैं, चलो ठीक है, लेकिन बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क है क्या? क्या ये वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इसका लेफ्ट प्लेट से कोई फिजिकल कनेक्शन है क्या? टच करती है क्या? फिजिकल कनेक्शन मतलब टच कर रही है क्या कोई? अच्छा ये बताओ, ये वाली प्लेट इधर राइट साइड वाली प्लेट से जुड़ी हुई है क्या? कहीं पे टच कर रही है क्या? नहीं कर रही है। तो आई कैन से कि भाई ये जो दोनों मिलके हैं वो आपस में तो टच कर रही है, लेकिन इसका बाहरी दुनिया से कोई टच नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। समझते गए इतनी बात को? तो चार्ज होने से पहले इस पर नेट चार्ज कितना आया हुआ था इन दोनों को मिला के? बोलो, चार्ज होने से पहले नेट चार्ज कितना आया हुआ था? जीरो था यार, क्या कर रहे हो? अरे अनचार्ज था ना यार, शुरू में सारी प्लेट पे चार्ज ही जीरो था, तो दोनों का मिला के भी तो जीरो रहेगा। ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो इसका और इसका मिला के जब मैंने देखा तो ये कितना आ गया? शुरू में ज़ीरो था। क्या बाद में कितना होगा कोई बता सकता है क्या? ज़ीरो। क्यों? क्यों ज़ीरो क्यों रहेगा? अरे ज़ीरो क्यों रहेगा? हाँ, कि भैया उसका फिजिकल कनेक्शन नहीं है कहीं से कहीं तक किसी दूसरी प्लेट से, इसका मतलब ये कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ का जो चार्ज रहेगा कितना बना रहेगा, कोई बता सकता है? प्लस क्यू बना रहेगा। इस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आया। प्लस क्यू चार्ज क्यों आया? तो देखो, इन दोनों का मिला के नेट चार्ज ज़ीरो करना था, तो यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू मिला के शून्य आ गया। शून्य आना भी चाहिए था क्योंकि कोई फिजिकल कनेक्शन इनका है नहीं बाहरी दुनिया से। इसी तरह से अगर मैं इस प्लेट की बात करता हूँ, बोलो, माइनस क्यू, इस प्लेट पर प्लस क्यू। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भाई जब सीरीज़ में है तो सभी के अक्रॉस जो चार्जेस आए हैं वो क्या आ गए? प्लस क्यू, मतलब सभी के लिए सेम आ गए।
तो सर यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू भी तो हुआ। तो देखो यार, मतलब कन्वेंशनली ऐसा कहा जाता है कि कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव वाला कहा जाएगा। मतलब ये है कि दो प्लेट है ना, एक पर प्लस क्यू चार्ज आया और एक पर माइनस क्यू चार्ज आया। तो मेरा स्टेटमेंट अगर आपसे ये आता है कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज प्लस क्यू, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू, इसका मतलब कि भाई पॉजिटिव वाली प्लेट पर क्यू चार्ज आया हुआ है ना। इसका मतलब ये है पॉजिटिव वाली प्लेट पर तो क्यू चार्ज आया हुआ है, क्योंकि नेट तो ज़ीरो है ना, नेट तो ज़ीरो है ना। तो मैं ऐसा अगर बोलूँ कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर नेट इज़ ज़ीरो, तो उससे कोई मतलब समझ में आएगा नहीं ना। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ प्लस क्यू, इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आया हुआ है ना। अब खेलते हैं केवीएल का गेम। मैं चलता हूँ इस पॉइंट से, ये कहाँ से चला हूँ, ये बी, ये पॉइंट कह दिया मैंने सी, और ये पॉइंट कह दिया मैंने डी। तो मैं सी से डी की तरफ जा रहा हूँ। बताओ क्या लिखें इक्वेशन, बताइए केवीएल की इक्वेशन क्या लिखी जाएगी। हाँ, देखो सी से डी तक गए तो बैटरी की वजह से पोटेंशियल बढ़ गया, तो प्लस ए लिख दिया। फिर मैं डी से ए तक गया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस आया क्या? नहीं आया। फिर मैं ए से इस तरफ गया राइट साइड में, तो कैपेसिटर देखा। तो कैपेसिटर में हम किस प्लेट से कहाँ जंप किए, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में जंप किए कि नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट में जंप किए? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएंगे, तो उसका मतलब पोटेंशियल कम होने वाला है। तो यहाँ पर प्लस लिखूं कि माइनस? माइनस। कितना पोटेंशियल लिखा जाए? चार्ज कितना आया इधर? चार्ज कितना है बाबा? Q आया, तो Q बाई C1 से पोटेंशियल लिखा जा सकता है। अरे मालूम है ना अपने को कि भाई डेल्टा V बराबर Q बाई C, बिल्कुल वही फंडा किया। फिर मैं यहाँ से आता हूँ, इस वाले C2 को क्रॉस करता हूँ, तो क्या लिखा जाएगा बोलो? C2 को क्रॉस किया, माइनस की प्लस, कैसे पता लगा माइनस? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव पे जंप कर रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, तो वो हो जाएगा माइनस Q अपॉन C2 हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी प्लेट पर, तीसरे C3 के लिए क्या लिखा जाएगा? माइनस Q बाई C3 बच्चा, प्लस नहीं होगा, बिकॉज हम अगेन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जंप कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई पोटेंशियल फिर कम हो गया, फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। इसका मतलब ये शून्य, जीरो आ चुका है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम ज़ीरो आ चुका है। तो क्या हो गया यहाँ से, ये रिलेशनशिप, चलो ये आ गया मेरे पास, आ जाएगा Q, कॉमन ले लिया, ये है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इज इक्वल टू वॉट? E आ चुका है। ठीक है, इतना बन चुका है। अब ये तो हमारे पास था ओरिजिनल सर्किट। अब हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट, कि भाई तीनों को संभालने का हमारे पास पैसा नहीं है, तो एक को ही कितने बड़ी को संभाले ताकि हम खुशी खुशी रह पाए। है ना, ये मैंने बना दिया C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो इक्विवेलेंट का बिल्कुल वही काम है जो इन तीनों ने मिलकर किया था। तीनों ने मिलकर कितना चार्ज बैटरी से फ्लो करवाया था बताओ? तीनों ने मिलकर बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करवाया था? Q इस तरह से कर दो ना। अरे बाबा, या तो Q को लेफ्ट में बोल दो या माइनस Q राइट में बोल दो, बात एक ही है। तो मैंने Q बोल दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से समझना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और Q इधर मूव करवा दिया। इसका मतलब इधर चार्ज कितना आएगा? Q, और इधर चार्ज आ जाएगा माइनस Q। अब KVL बताओ, इसके लिए क्या लिखें? यार KVL E माइनस Q अपॉन C इक्विवेलेंट बच्चा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा Q बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉट? E। ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2।
यहाँ पे कंपैरिजन का गेम खेल सकते हैं, दोनों को कंपेयर किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो लिखा हुआ है 1/c इक्विवेलेंट जो लिखा हुआ है उसकी जगह यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर का मसाला लिखा हुआ है, समझे ना। तो यहाँ से आया 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसका मतलब ये वो रिलेशन आ चुका है जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में आता था, इस बार ये किस में आया है, सीरीज में आया है। तो ये क्या है, कैपेसिटर्स इन सीरीज। कंफ्यूज मत हो जाना, कैपेसिटर में जो है सीरीज में फॉर्मूला इस तरह से बनता है। तो चलिए अब मैं देखता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 जो लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। हे भगवान, अरे Q/C1 चार्ज है Q/C1 डेल्टा V2 Q/C2 डेल्टा V3 Q/C3। अच्छा बताओ, डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 मिलके क्या हो जाना चाहिए, बैटरी के EMF के बराबर। तो मैंने मान लिया कि उसको ये E लिख दिया या E0 लिख दिया, E कर दो चलो ना, मैंने उसको E लिख दिया। तो यहाँ से डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 मेरे पास E के बराबर है। और अगर मैं रेशो लिखना चाहूँ डेल्टा V1 इस टू डेल्टा V2 इस टू डेल्टा V3 का रेशो कोई बताना चाहेगा कितना होगा, Q/C1 इस टू Q/C2 इस टू Q/C3। इसका मतलब 1/C1 1/C2 इस टू 1/C3। तो मैं अगर लिखना चाहूँ डेल्टा V1 की वैल्यू रेशो के टर्म्स में कि भाई हमारे पास रेशो ये पता है और किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बैटरी के EMF E को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, मैथ्स का सवाल है भाई, फिजिक्स तो खत्म हो गई कि भाई तीन चीज़ों का आपस में रेशो ये बना हुआ है और इस E को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बताइए डेल्टा V1 की वैल्यू क्या होगी। बरोबर इंटू E। इसी तरह से डेल्टा V2 अगर लिखा जाए तो वो बनेगा 1/C2 अपॉन 1/C1 1/C2 1/C3 इंटू E। डेल्टा V3 अगर लिखा जाए तो ये आ जाएगा 1/C3 अपॉन 1/C1 1/C2 1/C3 इंटू E। तो इस तरीके से डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 आ चुके हैं। एक और बात मुझे यहाँ से समझ में आई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। इसका मतलब किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनका कैपेसिटेंस जो है वो जहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कम आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लिया है क्या? अरे यार अब ये इसमें भी डाउट है क्या? कर लिया हो तो बताओ, नहीं किया तो बताओ। करो करो।
डन। चलिए अब एक सवाल करते हैं। और इसका दे दिया गया है कैपेसिटेंस इज 1 म्यू एफ और दिस कैपेसिटेंस इज 2 म्यू एफ। तो बोला गया है, पहला तो बताइए सी इक्विवेलेंट, दूसरा बताइए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीसरा कहा गया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर कितना बनाओ। इतना टाइम नहीं लगता रे। बताओ पहला सी इक्विवेलेंट। नहीं यार 2/3। अरे रेजिस्टेंस में जैसे पैरेलल में पंगा था ना, है ना, वैसे यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सर ये कहाँ से आया? आपने तो 1/C1 1/C2 लिखा था। अरे उसी से तो आया यार, देख लेना। तो ये कितना आ जाएगा? अरे गधे हो तुम लोग आधे, अभी चुपचाप बैठे रहोगे फिर दर्द होगा मुझे। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 1 म्यू एफ प्लस 2 म्यू एफ। तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर तो 2 और नीचे 3, तो ये आ जाएगा 2/3 म्यू एफ। तो पहला काम तो हो गया। दूसरा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कैसे? डेल्टा बरोबर। देखो क्या हुआ कि चार्ज यहाँ से आएगा, चार्ज इधर से ऐसे फ्लो करेगा, तो यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। यहाँ पर दोनों सीरीज़ में है, तो जो चार्ज लिखा जाता है वो लिखा जाएगा सी इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 12 वोल्ट। नेट जो सी इक्विवेलेंट आ चुका है वो तो आ गया, कितना आया? 2/3 और ये 12। तो ये यहाँ से हो जाएगा कितना? ये 4 टाइम्स, और ये 4 × 2 8 हो जाएगा। यूनिट क्या होगी? बरोबर म्यू सी रहेगा, माइक्रो कूलम रहेगा। अब तीसरी बात कि मैं लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। तो तीसरे के लिए मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1, और वो लिखा जाएगा 8/1, है ना। ये 8 म्यू सी अपॉन 1 म्यू एफ, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरह से डेल्टा V2 अगर लिखा जाए तो दैट इज़ Q अपॉन C2, यानी कि ये बन जाएगा, कितना आ गया था? ये भी इस पे भी आ गया था 8 म्यू सी अपॉन 2 म्यू एफ, दैट इज़ इक्वल्स टू 4 वोल्ट बन जाएगा। ये तो अभी क्या है ना कि अपन ने सिंस चार्ज निकाल लिया था, इस वजह से ऐसा लिखा। मैं तो चाहता हूँ कि बिना चार्ज की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस लिखें। तो क्या लिखा जाएगा? मुझे पता है डेल्टा V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा V1 इस टू डेल्टा V2 अगर लिखा जाए तो वो किस रेशियो में होगा? 1/1 इस टू 1/C2, यानी कि 1/2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2:1 के रेशियो में आ गया। इसका मतलब डेल्टा V1 और डेल्टा V2 का रेशियो 2:1 है। तो इसका मतलब ये जो दोनों भाई हैं, यानी कि डेल्टा V1 और डेल्टा V2 पापा की प्रॉपर्टी को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे, है ना। दोनों भाई मिलके पापा की प्रॉपर्टी को 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो इसके पास 2 पोर्शन आएगा, इसके पास 1 पोर्शन आएगा। तो मिला के 3 टुकड़े कर दो, 3 टुकड़े में से 2 टुकड़े इसके पास कर दो, 1 टुकड़ा इसके पास कर दो। तो 12 के 3 टुकड़े किए तो हो गए कितना? 4। और 4 का 2 टुकड़े इसको दे दिए, तो ये 8 इसको मिल गया और 4 इसको मिल गया। समझे क्या? ठीक है, तो नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 म्यू एफ, 3 म्यू एफ, 2 म्यू एफ। बारह वोल्ट की बैटरी है। सभी पर बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया। इसको मैंने डेल्टा V1 कहा, दिस इज डेल्टा V2, दिस इज डेल्टा V3। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर कितना पाया जाएगा। ऐसा है क्या? इसके इन्वर्स रेशियो में काट लेते हैं अपन। तो मेरे पास लिखा जाएगा, तो डेल्टा V1 इस टू डेल्टा V2 इस टू डेल्टा V3, ये आ गया 1/2 इस टू 1/3 इस टू 1/6। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 3:2:1 के रेशियो में जाएगा। इसका मतलब मेरे को 3 टुकड़े ऐसे देने हैं, 2 टुकड़े ऐसे देने हैं और 1 टुकड़ा ऐसे देना है। तो टोटल कितने? 6 टुकड़े हो गए। तो 12 वोल्ट के 6 टुकड़े किए तो 1 टुकड़े की वैल्यू 2 वोल्ट आ गई। इसका मतलब डेल्टा V1 के पास 3 टुकड़े मिलेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 2, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। डेल्टा V2 की अगर बात करें, ये डेल्टा V2 इस तरह से बना, उसको कितने मिलेंगे? 2 टुकड़े मिलेंगे। तो 1 टुकड़े की वैल्यू थी 2 वोल्ट, तो 2 × 2 यानी कि ये 4 वोल्ट। एंड डेल्टा V3 अगर कहें तो उसको 1 टुकड़ा मिलेगा और 1 टुकड़े की वैल्यू थी 2 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। तो इस तरीके से सभी के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सब पता लग जाएगा। सभी पे चार्जेस कितने होंगे? अलग अलग के सेम चार्ज होंगे, है ना। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग है, कैपेसिटेंस भी अलग है। C × V करना है तो सभी का देख लो, C × V बराबर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास बन चुका है कि भाई साहब पोटेंशियल मतलब सभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबका अपना अपना आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, यानी कि पैरेलल कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे? बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और रजिस्टर में भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी थी यार अपन ने, ऐसा मत करो। क्या लिखा था रजिस्टर के केस में? अपन ने लिखा था कुछ, अरे यार इन एलिमेंट से क्रॉस करना है तो किसी भी एक रास्ते से चूज़ करते हुए हम जा सकते हैं, है ना। मतलब हम किसी भी एक से पास कर सकते हैं, ऐसा कोई मतलब मजबूरी नहीं है कि C1 को क्रॉस किया तो C2 को भी क्रॉस करना पड़ेगा, C3 को भी क्रॉस करना पड़ेगा। अरे भूल गए क्या? रजिस्टर में किया था ये सब काम। तो ऐसा चुप बैठे रहते हो मरे हुए से, बस कि सर बात करते रहेंगे, कुछ अच्छी बातें होंगी, फालतू पढ़ाई के अलावा तो बात करेंगे इसके अलावा तो बस चुपचाप बैठना है। अपन ने तो ये कसम खा रखी। देखो अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे चार्जेस की बात की जाए तो चार्जेस क्या यहाँ पर सेम रहेगा या अलग रहेगा, या पोटेंशियल सेम रहेगा या अलग रहेगा सभी के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस ऑन ईच कैपेसिटर बताइए। सेम रहेगा। कितना रहेगा बोलो? E आ चुका है। इस केस में अगर E था बैटरी का पोटेंशियल E, तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो रहेगा वो सेम रहेगा। और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? E आ गई। बताने की ज़रूरत है क्या इसको? अब मैं लिखता हूं कि इसके अक्रॉस में E आ चुका है, तो यहां मैंने चार्ज लिखा Q1, यहां लिखा -Q1। बताइए Q1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? C1 × E। सिमिलरली मैंने यहां पर +Q2
एंड माइनस Q2 यहाँ लिख दिया। तो Q2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये आ गया C2 इंटू ई आ गया। सिमिलरली अगर मैंने Q3 लिखा यहाँ पर प्लस Q3 और यहाँ माइनस Q3। सर आपको पता कैसे लग रहा है कि इस प्लेट को पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है? बैटरी के पॉइंट से, कि यहाँ पर ये हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल है तो इससे जुड़ी हुई प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल वाला टर्मिनल है इससे जुड़ी हुई प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैं अगर देखता हूँ यहाँ पर Q3 Q1 सब आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से टोटल चार्ज कितना फ्लो किया हुआ होगा बताओ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इतना चार्ज आया होगा और सभी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। Q1 Q2 Q3 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो बच्चा मैं कह सकता हूँ कि बैटरी ने कितना चार्ज दिया, हमें दिया है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये नेट चार्ज थ्रू द बैटरी हमारा बन चुका है। अगर इक्विवेलेंट का गेम खेलना है तो इसका मतलब ये है कि भाई हम तीन को संभालने में आसान, मतलब नहीं संभाल पाए, हमें एक ही संभालनी है, तो कितना कैपेसिटेंस का उसको संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया E, ये बोल दिया C इक्विवेलेंट। चार्ज बताइए सर्किट में कितना जाएगा? अरे चार्ज कितना होगा? वो तो होगा ही, लेकिन ये रहेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्यों? क्योंकि ये इन तीनों का मिला के इक्विवेलेंट तो है, तो इसका मतलब जितना चार्ज इन तीनों ने मिलके खींचा, जितना चार्ज इन तीनों ने मिलके खींचा उतना ही चार्ज यहाँ से इस इक्विवेलेंट ने भी खींचना चाहिए। समझे क्या? एग्जैक्टली सेम चार्ज इधर आ जाएगा। तो मैं अगर लिखता हूँ मतलब यहाँ का जो चार्ज बना Q, तो Q तो लिखा जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E, और साथ ही साथ Q की वैल्यू अगर लिखें तो Q है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इन दिस वे यहाँ से दोनों को इक्वल करें तो ये आ गया C इक्विवेलेंट इंटू E इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू है C1 इंटू E, Q2 की वैल्यू है C2 इंटू E, Q3 की वैल्यू है C3 इंटू E। तो यहाँ से आ गया C इक्विवेलेंट इंटू E, E खलास। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका मतलब पैरेलल कैपेसिटर के केस में जो रजिस्टर रिलेशनशिप बना है, रजिस्टर के केस में वो किस में था? सीरीज वाले में था, है ना? ये R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में बन गया। तो ये हमारे पास बन चुका है कि पैरेलल अगर कैपेसिटर्स हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कितना हो गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार से हमारा कैपेसिटेंस बन चुका है। नाउ मैं अगर लिखता हूँ Q1 की वैल्यू, तो आई कैन से दैट कि यार वो जो है वो है C1 इंटू ई। सिमिलरली अगर मैं Q2 लिखता हूँ तो Q2 की जो वैल्यू है वो है C2 इंटू ई। सिमिलरली Q3 अगर लिखा जाए तो वो आ गया C3 इंटू ई। तो यहाँ से Q1 इस टू Q2 इस टू Q3 का रेशो अगर लें तो क्या आ गया? C1 इस टू C2 इस टू C3 आ गया। या लिख सकते हैं कि जो चार्ज है वो प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस बन चुका है। इसका मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा जाएगा। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज यहाँ आ गया, मान लो 10 कूलम 15 कूलम 20 कूलम जो भी आ गया, उसके पास 3 जगह बांटना है, तो किस रेशियो में बांटूंगा? सेम नहीं, कैपेसिटेंस के रेशियो में बांटा जाएगा। बिल्कुल सही, कैपेसिटेंस के रेशियो में बांटा जाएगा। ये तो राना बाबा C1 इस टू C2 इस टू C3। तो यानी कि चार्ज वहाँ ज़्यादा होगा जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन।
हो गया रे बाबा। चलिए नेक्स्ट, ये कर दिया है, दिस इज 2 म्यू एफ, नहीं इसको 3 कर लेते हैं, दिस इज 3 म्यू एफ, दिस इज 2 म्यू एफ एंड दिस इज 4 म्यू एफ एंड दिस इज 12 वोल्ट। तो वी आर इंटरेस्टेड कि हर एक पर कितना चार्ज बना। इक्विवेलेंट तो आप निकाल ही लोगे, तो वो तो मैं ना पूछूं। तो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि बताइए व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हाँ जी, हाँ वो 3, हाँ वो 3 है, वो स्टाइल में लिखा हुआ है 3 तो। आया क्या बोलो, ऐसा आया क्या? 2 और 4 6, 6 और 3, तो इधर 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, तो 2 आया तो इसका मतलब 8, 8 या 24, तो इधर आ गया 3 म्यू एफ में तो 24 आ गया, और इधर आ जाएगा 2 म्यू एफ, 2 में 8 आ जाएगा और इसमें 16 आ जाएगा। बराबर बराबर। चलिए, तो पहली बात तो मैं क्या बोलता हूँ कि थोड़ा आसान तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा लंबा चलेगा, उसको समझाने में टाइम लगेगा, फिर उसको ओरली करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि 2 म्यू एफ और 4 म्यू एफ आपस में सीरीज या पैरेलल, पैरेलल, तो दोनों का मिला के 2 और 4 6 बन जाएगा। तो इस तरह से सर्किट बन चुका है। ये है 3 म्यू एफ और ये 6 म्यू एफ और दिस इज 3 म्यू एफ, दोनों सीरीज की पैरेलल, सीरीज में बन चुका है। तो इसका मतलब C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका मतलब यहाँ से ये बन चुका है 2 म्यू एफ बन चुका है। कर लो कैलकुलेशन, है ना, 6 × 3 अपॉन 6 + 3, तो ये 18/9 आ जाएगा, तो यानी कि 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 म्यू एफ आ गया। तो इसका मतलब बैटरी ने जो चार्ज दिया होगा वो होगा C इक्विवेलेंट इंटू E। तो C इक्विवेलेंट तो 2 था और E की वैल्यू थी 12, तो इतना हमारे पास बन चुका है 24 म्यू C बन चुका है। तो यहाँ से Q चार्ज गया, तो Q चार्ज सीधा का सीधा यहाँ पहुँच गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये चार्ज बनेगा +24 और यहाँ बनेगा -24। अगर -24 यहाँ गया तो इसका मतलब +24 इधर गया होगा। +24 के पास अब जैसे ही यहाँ पहुँचा तो 2 रास्ते हैं, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है, तो दोनों पैरेलल हैं। तो क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस ज़्यादा तो वहाँ चार्ज ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। इनफैक्ट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन जाता है कि कैपेसिटेंस जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर चार्ज भी ज़्यादा। तो कैपेसिटेंस यहाँ पर ऊपर है 2, नीचे है 4, तो रेशियो बन जाएगा 2:4 यानी कि 1:2। तो इसका मतलब इसके 1:2 यानी कि एक पार्ट तो इसके पास जाएगा और 2 पार्ट इसके पास जाएंगे, तो यानी कि 3 टुकड़े कर देते हैं, 3 टुकड़े कर देते हैं, और 3 टुकड़े में से 2 टुकड़े इसके पास कर दिए और 1 टुकड़ा इसके पास कर दिया। तो 24 के 3 टुकड़े किए तो 1 टुकड़ा कितना हो गया? 8 हो गया। तो इसका मतलब नीचे वाले के 2 टुकड़े यानी कितना हो गया यहाँ पे 16, और ये हो चुका है -16। इसके लिए कितना आ जाएगा बोलो? 8 और -8। फिर से बताता हूँ, सुनना पूरी कहानी।
सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट अगर निकालें तो मैं देखता हूँ कि ये ऊपर वाला कैपेसिटर, ये 2 और ये 4 आपस में सीरीज के पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 हो जाता है, यानी कि 2 और 4 जुड़ गए तो 6 आ गया। तो ये 6 μF तो यहाँ बना हुआ है, इसका 3 μF यहाँ बना हुआ है, दोनों सीरीज़ के पैरेलल, दोनों सीरीज़ में बने हुए हैं। सीरीज़ में है तो इसका मतलब इफेक्टिवली कैपेसिटेंस होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 3 × 6 अपॉन 3 + 6। तो कितना आ गया बोलो, 2 μF आ गया। 2 μF आ गया तो बैटरी को कितना इफेक्टिवली कैपेसिटेंस दिखा, 2 μF कैपेसिटेंस दिखा। तो बैटरी ने चार्ज कितना फ्लो करवाया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनटू ई। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है 2 और ई तो ई था 12, तो 2 × 12 यानी कि 24 μC। इसका मतलब बैटरी से फ्लो करते हुए चार्ज आया है 24 आया तो इसके पास पहुंचा। इसका मतलब इसकी प्लेट पर आ चुका है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा -24। यहाँ पर -24 तो इसका मतलब +24 यहाँ गया होगा, +24 इधर गया, तो यहाँ से फिर 2 रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी हमने देखा था कि 2 अगर पैरेलल हो तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, तो वहाँ पर चार्ज ज़्यादा। तो मैं देखता हूँ नीचे वाले में कैपेसिटेंस डबल है तो चार्ज भी डबल आ जाना चाहिए। नीचे वाले में कैपेसिटेंस 4 μF है, ऊपर वाले में कैपेसिटेंस 2 μF है। तो मैं देख सकता हूँ ऊपर के कंपैरिजन में नीचे में जो कैपेसिटेंस है वो डबल, तो कैपेसिटेंस डबल तो चार्ज भी डबल। तो इसका मतलब यहाँ पर 24 को 1:2 के रेशो में ब्रेक कर दिया, तो टोटल टुकड़े 3 कर देते हैं 24 के, तो एक टुकड़ा आ गया 8 का। 8 में से 2 टुकड़े, मतलब 3 में से 2 टुकड़े इसको दे दिए और एक टुकड़ा इसको दे दिया, तो यानी कि 8 दूनी 16, तो 16 तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे +8 आ जाएगा। समझे क्या? यस और नो, यस और नो, गॉट इट? हाँ जी, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। क्या करें? 3 2 4 2 इसको क्या करें? इसको करते हैं 3 μF, दिस इज 3 μF, दिस इज 3 μF और दिस इज 2 μF एंड दिस इज 2 μF एंड बैटरी पोटेंशियल इज 12 वोल्ट। सभी का चार्ज बताओ। हाँ, नहीं 24 नहीं। हाँ बराबर। किस दोनों में? उसमें ऊपर वाली ब्रांच में, ये वाला, अच्छा ये वाला, हाँ हाँ बरोबर बरोबर। चलो आपको तो आ गया इसका मतलब। देखो यार कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 12, तो इसका मतलब इस ब्रांच में भी 12 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो सिंपली इसको 24 और -24 कर दो, काम ही खत्म। अरे देखो ना बाबा कि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच के अक्रॉस भी है। अरे है कि नहीं है?
तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो चार्ज लिखा जाएगा C इंटू डेल्टा वी। C है 2, डेल्टा वी है 12, तो 2 इंटू 12 24 हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्लस 24 म्यू सी, यहाँ पर माइनस 24 म्यू सी। इतना चार्ज यहाँ पर बन चुका है हर एक प्लेट के ऊपर में। अब बात करते हैं ऊपर वाले में। तो ऊपर वाला सिस्टम देखो बहुत है आसान। ये देखोगे ना, ये 3 और 3 आपस में पैरेलल में बन गए, तो मिला के कितने हो गए 6। ये 6, ये 6 और ये 3 आपस में सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 2 हो जाएगा। फिर ये 2 और ये 2 आपस में सीरीज में, तो 2 और 2 1 हो जाएगा, है ना सर। ये कैसे हो गया? तो इसका मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को C इक्विवेलेंट क्या दिया, मतलब ऊपर वाले को मैंने, इस वाले को मैंने C1 कह दिया। चलिए थोड़ी सी मैथ्स भी कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/C1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब C1 इज इक्वल टू 1 म्यू एफ आ चुका है। इसका मतलब ऊपर वाले का पूरा जुगाड़ का जो कैपेसिटेंस बना है वो 1 म्यू एफ बना हुआ है। 1 म्यू एफ बना। ऊपर वाले जुगाड़ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना बना? हे भगवान, ऐसे शांत बैठे रहोगे कॉलेज में कैसे काम चलेगा रे? कॉलेज में पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं करना चाहते क्या? अरे गधे ही रहोगे तुम तो पूरे। क्यों रे? लखन लग तो नहीं रहे तुम्हारे कुछ करने लायक। लखन समझते हो? लखन, हाँ। अरे हिंदी में यहाँ पे जैसे क्या होता है ना कि मराठी टूट फूट के कुछ और हो जाती है ना, वैसे हिंदी भी टूट फूट के हो जाती है। लक्षण बोला जाता है, बट इफ़ यू स्टडी इन कोटा देन यू विल अंडरस्टैंड कि लक्षण का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली लक्षण ही होता है। तो तुम्हारे जो लक्षण है मुझे लग नहीं रहे कुछ मतलब पढ़ाई के अलावा कर पाओगे। हाँ, अभी भी कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है भाई साहब यहाँ तो। अच्छा चलो, जब क्लास होगी तब दिख जाएगा। तो देखो अभी क्या है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अरे आप तो हाँ बोल दो रे। तो नीचे कितना आ गया ऊपर वाली ब्रांच के लिए? C1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 12 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से जो करंट चार्ज जाएगा वो जाएगा कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस तो है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 12, यानी कि ये आ जाएगा 1 म्यू सी का चार्ज ऊपर गया, नहीं सॉरी 12 म्यू सी का चार्ज ऊपर गया। 12 म्यू सी का चार्ज ऊपर गया तो ऊपर पहुंचा तो यहाँ पहुंचा तो इसके पास 12 म्यू सी आ गया। तो इसके पास क्या आ जाएगा बोलो? -12 म्यू सी। फिर यहाँ पर -12 म्यू सी, इसका मतलब यहाँ से 12 म्यू सी गया होगा। सर आपको कैसे पता 12 म्यू सी गया होगा? अरे भाई नेट चार्ज 0 करना होता है ना। तो यहाँ से 12 म्यू सी पहुँचा तो इस तरफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? कैपेसिटेंस के रेशियो में। लेकिन देखा कि ऊपर और नीचे का कैपेसिटेंस एकदम चकाचक बराबर है, 3 और 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा 6 म्यू सी और ये बन जाएगा 6 म्यू सी। तो इधर बन जाएगा -6 म्यू सी, इधर बन जाएगा -6 म्यू सी। तो इसका मतलब इधर जाना चाहिए 12 म्यू सी, तो इधर जाना चाहिए यहाँ पर 12 म्यू सी एंड दिस वन इज़ -12 म्यू सी। तो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी अगर लिखा जाए तो मैं देख सकता हूँ 12 म्यू सी तो ऊपर गया और ये 24 तो इधर गया। तो इसका मतलब यहाँ से कितना गया होगा? 12 + 24 गया होगा, यानी कि 36 गया होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 36 म्यू सी इज़ द नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द कैपेसिटर, इज़ द नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो ऊपर वाले कैपेसिटर है ना, कौन से वाले? ये वाला, ये 3, ये 3, ये 3 और ये 2, विदाउट कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ चार्ज की मदद के बिना पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर बताइए क्या होगा?
चार्ज की मदद मत लेना। नहीं, पोटेंशियल की मदद, चार्ज कहीं से कहीं तक यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल यूज़ करोगे आप। रेशो खेल के बरोबर। देखो इस दो टर्मिनल के अक्रॉस 12 वोल्ट है, इसका मतलब यहाँ सबने मिला के 12 वोल्ट खाए होंगे। तो ये 3 और 3 तो 6 हो गए, इसको तो मैं एक बार पैरेलल में मतलब हटा के सीरीज में कर देता हूँ। 6 वोल्ट, 6 म्यू एफ कर दिया मैंने इसको। फिर 3 म्यू एफ, 6 म्यू एफ और 2 म्यू एफ। कैपेसिटर आपस में आ चुके हैं सीरीज में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, उसका इन्वर्स रेशियो में होगा। तो इसके लिए क्या होगा 1/3, फिर ये आ जाएगा 1/6, फिर ये आ जाएगा 1/2। समझते हो क्या पोटेंशियल डिफरेंस? तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ उसका रेशियो अगर लिखा जाए तो वो आ जाएगा 1/3:1/6:1/2। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके लिए तो आ जाएगा 2 रेशियो आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा 1 रेशियो आ जाएगा, और इसके लिए आ जाएगा 6 रेशियो आ जाएगा, नहीं 3 रेशियो आएगा, यहाँ से 3 रेशियो आ जाएगा। समझे क्या? इसका मतलब कुल पोटेंशियल डिफरेंस को हमारे पास 2:1:3 के रेशियो में बांटना है। तो कितने टुकड़े करने हैं? 2, 1 और 3, यानी कि 6 टुकड़े करने हैं। तो 12 वोल्ट के 6 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा कितने का आया? 2 वोल्ट का। तो इसको कितने देने बोलो, कितने टुकड़े देने? 4 वोल्ट इसको मिल जाएगा। इसको कितना वोल्ट मिलेगा बोलो? अरे एक टुकड़ा मिलेगा ना, तो एक टुकड़ा मिलेगा तो कितना था वो? 2 वोल्ट का था। और इसको कितने टुकड़े मिलेंगे? 3 टुकड़े मिलेंगे। एक टुकड़ा 2 वोल्ट का, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6 मिल जाएगा। तो देख लो सभी के अक्रॉस आ जाएगा। यहाँ पे 6 वोल्ट बनना चाहिए, यहाँ पर 4 वोल्ट बनना चाहिए, और यहाँ पर 2 वोल्ट बनना चाहिए। 6 और 4 10, 10 और 2 12, तो 12 वोल्ट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझे क्या? अरे बोलो। ठीक है। तो चलिए आज ही यहीं रखते हैं। अपना करंट का मॉड्यूल ख़त्म करो। आज कैपेसिटर का मॉड्यूल मैं डाल दूंगा, और शाम तक नहीं डाला तो मैसेज कर देना, मैं वापस ध्यान से डाल दूंगा।